हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी बच्चा। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर में सेफ़ होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। चलिए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड इट मीन्स कि कंट्री साइड्स पे कैसे रूल करते थे। जो 18 और 19 सेंचुरी में बहुत से इंडियन फार्मर्स थे जो कि फार्मिंग एंड द कल्टीवेशन वॉज द उनकी मेन ऑक्यूपेशन होती थी, फार्मिंग करना और कल्टीवेशन करना खेतों में। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट इसीलिए हम हमारी इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज मेनली इन एग्रेरियन इकोनॉमिक। इंडिया की इकोनॉमिक को हम एग्रेरियन इकोनॉमिक कहते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल डिपेंड, बहुत से लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल। लोगों के रहने का ही मेन जरिया एग्रीकल्चर हुआ करता था। ह्यूज मात्रा में यहाँ के राज्य में रिवेन्यू ली जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। अपने यहाँ के इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चे माल मंगाती थी। इट ऑल्सो वांटेड अ लॉट ऑफ रिवेन्यू, और उस पर वो बहुत से रिवेन्यू को लेती थी, एक्सपेंड करती रहती थी, बढ़ाती रहती थी हमेशा के हमेशा। ठीक है, एग्रेरियन पॉलिसीज़ एक बनाई गई थी लैंडलॉर्ड्स के बेनिफिट के लिए। वो जनरली बिकेम लॉयल टू द कंपनी। जो कोई कंपनी से डायरेक्ट लॉयल होता है वो पीजेंट्स ऑन द अदर हैंड, वो दूसरे हैंड के लिए पीजेंट्स माना जाता था। दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड मीट, वो दोनों की एंड मीट पे मिल सकता था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन र्यून्स, जब इकोनॉमिक स्लो हो जाती थी, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, तो उससे रिवेन्यू इनकम निकालने के लिए कंपनी से लिया जाता था। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल थी जो कि इस चीज़ को फील करती थी, इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद इंकरेज करती थी एग्रीकल्चर्स को इम्प्रूव करने में। तो बहुत से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई गई। हाउ वॉज बहुत पहले सोचा गया कैसे डन किया जाए, कितने डिकेड्स ली जाए। फाइनली फिर एक परमानेंट सेटलमेंट निकाल दिया गया था 1793 में बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट। इस सेटलमेंट में ये था कि जब तो राज्य और तलुगार्स होंगे उन्हें हम ज़मींदार कहेंगे। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट। वो उन पीजेंट से रेंट के थ्रू पे रिवेन्यू लेंगे, रिवेन्यू के थ्रू पे रेंट लेंगे। ठीक है, कि जो अमाउंट होगा वो एक फिक्स परमानेंट पे होगा। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज रिवेन्यू इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। इट वॉज फेल्ट, ये बढ़ता ही रहता था। सेम टाइम इंकरेज, तो ज़मींदार जो थे उसे इंक्रीज़ कर देते थे अपने लैंड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होती थी। परमानेंट सेटल वॉज ऑफ ग्रेट एडवांटेज। तो जो परमानेंट सेटल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था उन लोगों के लिए। इट इंश्योर देम अ रेगुलर इनकम, कि उन्हें पता थी कि उनकी रेगुलर इनकम क्या है, मतलब क्या आएगी क्या जाएगी। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू सोशल क्लास, एक न्यू सोशल क्लास भी बना दी गई थी वहाँ पे कि देवर सोशली ऑप्रेस्ड इकोनॉमिक। सोशली बढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिकली उसे एक्सप्लॉइट करा जाएगा, पनिशमेंट्स क्या होंगी, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, देखिए द महलवारी सिस्टम जो था वो हमारे उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में या पंजाब में भी स्टार्ट करा गया था। हियर देयर वाज अ कॉमन ऑनरशिप, इसमें कॉमन ऑनरशिप हुआ करती थी उस लैंड पे जहाँ की बहुत सी अमंग ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करती थी, जिसे महालाज कहा जाता है। वो कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट, जो कि बहुत अधिक मात्रा में कलेक्ट करता था रिवेन्यू गाँव से और उसको कलेक्ट करता था और गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता था। रायतवारी सिस्टम जो था वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसीज़ में। इट वॉज अ सेटलमेंट में, वो एक सेटलमेंट होता था गवर्नमेंट और रॉयल्टी पीजेंट के बीच में, कुछ अमाउंट दे के उसे सेटल हो गया। अंडर इट इसमें क्या होता था, द फार्मर जो थे वो रिकॉग्नाइज़ करते थे खुद की लैंड को और रिवेन्यू कितना पे करना है लॉन्ग समय तक बताते थे। द रिवेन्यू वॉज फिक्स फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर। कुछ जैसे 30 साल के लिए एक रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया है और उसी पे चाहे क्वालिटी सॉइल की कैसी भी हो, वैल्यू क्रॉप की कैसी भी हो, उस पर आपको इतना देना है तो देना है। द गवर्नमेंट कलेक्टेड 50%, तो गवर्नमेंट जो थी वो 50% लेती थी नेट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्रॉप पे जो रिवेन्यू थी। बट रिवेन्यू को ज़्यादा डिमांड हाई हो जाती थी, स्ट्रिक्ट कलेक्शन उतनी नहीं हो पाती थी। क्रॉप फॉर यूरोप के क्रॉप्स। ब्रिटिश ऑल्सो रिलीज दैट कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यार्ड रिवेन्यू। ब्रिटिश जो थे वो कंट्री साइड्स के बाहर रिवेन्यू नहीं लेते थे। इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप, जबकि वहाँ पे यूरोप की रिक्वायर्ड से ही क्रॉप ग्रो होती थी। बाय द लेट 18th सेंचुरी के एंड में द कंपनी वॉज ट्राइंग इट टू बेस्ट, कि कंपनी एक बेस्ट से बेस्ट कल्टीवेशन करने के लिए ट्राई करने लगी ओपियम इंडिगो। इन द सेंचुरी, जब हाफ सेंचुरी हो चुकी थी, तो परस्यूड ऑफ फोर्स कल्टीवेटर्स के थ्रू कुछ क्रॉप्स को लाया गया, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन
यूनाइटेड प्रोविजन उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, पंजाब रेजिस इन मद्रास। नाउ वॉज इट दिस डन, तो इस तरीके से डन कर दिया गया था कि कहाँ पे कितनी चीज़ें उगाई जाएंगी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को कमर्शियल कब कर दिया गया था? 19th सेंचुरी की बिगनिंग में ही इसको कमर्शियल कर दिया गया था। जैसे इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये कौन से समय पे उगेंगी, ठीक है। तो इन क्रॉप्स पे प्रॉफिटेबल होता था, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लिया जाता था और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। इन द बिगनिंग द इंडियन कल्टिवेटर टू गॉट मोर मनी, उस टाइम पे उन्हें बहुत मनी मिलती थी शुरुआत में इंडियन कल्टिवेटर्स को, बट धीरे धीरे जब उनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी तो वो धीरे धीरे फूड ग्रेन्स और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई में होने लगा था। दिस अगेन लेड टू ग्रेट मिजरी ऑफ पीजेंट, इट वॉज अ मेजर फैक्टर, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था जहाँ से 18 और 19th सेंचुरी में ब्रॉक होने, पीजेंट रिवॉल्ट्स होने स्टार्ट हो गए थे। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो का डिमांड क्यों बढ़ता गया था? इंडियन प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, प्लांट के थ्रू में इंडिगो को उगाया जाता था, ठीक है। इंडियन इंडिगो जो था वो क्लॉथ बनाने में इटली में बहुत हेल्प आता था, फ्रेंच में, ब्रिटेन में, डाई क्लोथ्स को डाई करने में बहुत काम आते थे, ठीक है। इंडिगो मीन्स बेटा नील होता है, जो कि यूरोपियन मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती थी। यूरोपियन क्लोथ्स जो होते थे, जैसे देयर आफ्टर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते थे रोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज में। तो टेम्परेट जोन्स जो था उसको रोड वॉज मोर ईजिली अवेलेबल करने के लिए यूरोप में लाया गया था। इट वॉज ग्रोन इन इटली के नॉर्थन में, साउथर्न फ्रेंच में, जर्मनी के कुछ पार्टों में, ब्रिटेन के कुछ पार्टों में यहाँ पे उगाने लगे थे इस नील को। पर इस नील की खेती से क्या होता था बेटा कि जो एरिया होता था ना जहाँ पे आप वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, उस पर आप फिर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि नील की खेती होने के बाद वो ज़मीन बहुत सालों तक बंजर पड़ी रहती थी। उसमें बहुत मेहनत लगती थी उसे दोबारा उगाने के लिए, उसे दोबारा एक फर्टाइल बनाने के लिए। तो 1783 से 1789 में इंडिगो की प्रोडक्शन बहुत वर्ल्ड में हाफ फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि डाई करने से न्यू लुक, कपड़ों की न्यू लुक आ जाती थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रिटर्स, जब राइटर्स की लैंड पे इंडिगो को लाने लगे तो प्लांटेटर फर्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, एक एग्रीमेंट बन गया था कि परस्यूट जो होंगे विलेज के हेडमैन होंगे हमारे, ठीक है, साइन करके कैश एडवांस लिया गया था। प्लांटेटर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो उगाने के लिए, बट द लॉस कमिटेड द रियॉट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो। 25% एरिया जो थी वो होल्ड हो चुकी थी रियॉट्स के अंडर में। द प्लांटर प्रोवाइडेड, देखिए इंडिगो रिविलियंस जो थी, इंडिगो के पीछे बहुत से रिवॉल्व हुआ था 19th सेंचुरी में बंगाल में, कि इट इज़ सेड टू हैव स्टार्टेड इन February 1859 में स्टार्ट करा था बंगाल में। 1000 ऑफ पीजेंट्स इसमें इंडिगो को उगाया था, ग्रो करा था। इट वॉज क्लियरली अ प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये किसी भी तरीके का नॉन कॉपरेशन प्लान था कि कोई कॉपरेट नहीं करता था। सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि जो रियोटरीज होते थे वो फैम डिफेंस करते थे इंडिगो कमीशंस को। ईच स्टार्टेड इज ओन रीज़न फॉर डूइंग अवे विथ इंडिगो। रियॉट वॉज ऑल्सो सोशल बॉयकॉटेड, रियॉट जो थे वो सोशली बॉयकॉट करने लगे थे, इसके अगेंस्ट हो गए थे। तो जो प्लांटेटर्स थे मीडिया इन बंगाल एंड मिर तुर्जवी हुसैन को भेजा गया था कैप्चर रियॉट्स को करने के लिए। 20 मार्च को एक ग्रुप बनाया गया था इसके हेवनली तरीके से। चुदपुर जैसे कि मोल्हात्री, लोकांत्री एंड चुदपुर फैक्ट्रीज में देवर न्यूमेरियस सच एज these and many other anti-British revolts took place in different part of India during ब्रिटिश ने एक रूल निकाला था जिसके कारण बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे। अनऑर्गेनाइज्ड रूल थे वो, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। चैप्टर छोटा था और मैंने वैसे भी SST में नॉर्मली छोटा छोटा समझाती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।